नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार के समय जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब कोर्ट ने कहा था कि आयोग वोटर लिस्ट से नामों की छटाई कर सकता है, लेकिन अगर चुनाव से ठीक पहले करने का फैसला करते हैं तो इसमें समस्या है। अगर जिसका नाम वोटर लिस्ट में है नाम कटने पर अपील करेगा तो उसमें समय लग जाएगा, उसे फिर से सारी प्रक्रियाओं को दोहरानी होगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में सुनवाई के दौरान कही थी। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर की अनुमति क्यों दी, जबकि असम में तो एसआईआर नहीं हुआ। बंगाल के लिए भी 4 महीने का समय कम ही माना जाना चाहिए। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा, अगर आपको मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको यह काम पहले करना चाहिए था, आपने थोड़ी देर कर दी। बिहार एसआईआर के समय वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बुनियादी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक भी मान्य मतदाता का वोट छिन जाना लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमला करता है, यह लोकतंत्र पर हमला करता है और संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है। बेंच उनकी इस बात से सहमत हुई और कहा कि इस बात पर हम आपके साथ हैं। तब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 27 लाख वोटर के अधिकार पर जब हमला हुआ तब उनके अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं की। योगेंद्र यादव एसआईआर के मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के भीतर एसआईआर कराने की इजाजत क्यों दी। बिहार के समय एसआईआर की संवैधानिकता को लेकर चैलेंज किया गया। उस समय की याचिकाओं पर सुनवाई अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच पूरी हो गई। 29 जनवरी के बाद 8 अप्रैल आ गई है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया। 2 महीने में फैसला क्यों नहीं आया। आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा से अपना नामांकन भर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन 27 लाख लोगों के नाम कटे हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिनके नाम पर विचार हो रहा है वे सभी जेन्युइन वोटर हैं, तो हम इस मामले में जरूरी कदम उठाएंगे, ममता ने कहा। সুতরাং এটা তো সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল, যারা অ্যাডজুডিকেশন আছে তারা জেনুইন ভোটার এবং তাদের ভোটটা তোলা উচিত। এটা সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল যে তারা ট্রিব্যুনালে বাদবাকি লোকেরা যাবেন এবং ট্রিব্যুনালে সেটেলড হবে। তাহলে খোঁজেন করে দেওয়ার মানেটা কি, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা এটা নিয়ে আবার যাব, আবার বিচার চাইব। सवाल है कितनी बार मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से कभी चुनाव आयोग तो कभी एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ जाएगा। अब लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नया कदम उठाने वाला है, योगेंद्र यादव का मानना है। और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि एसआईआर को लेकर जो अफरा तफरी मची है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर से नोटिस भेजने को मंजूरी दी, जबकि उस समय भी कई सारी गड़बड़ियां सामने आ गई थी। बंगाल के लिए चुनाव आयोग ने नए नए नियम बनाए, मगर कोर्ट ने रोका नहीं। कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जुडिशियल ऑफिसर से लेकर एपेलेट अथॉरिटी तक बना दिया। तार्किक विसंगति की लिस्ट छपने के बाद बंगाल में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच तनातनी शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो 20 फरवरी को दखल देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों के बीच भरोसे की कमी लगती है, जिस वजह से एसआईआर की प्रक्रिया क्लेम और ऑब्जेक्शन की स्टेज पर रुक गई है। इसलिए कोर्ट संविधान के आर्टिकल 142 की शक्तियों के तहत आदेश देता है कि कोलकाता हाई कोर्ट के मौजूदा
और रिटायर जजों को तार्किक विसंगति के मामलों का निस्तारण करने का काम सौंपा जाए। संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल अपने आप में दुर्लभ माना जाता है। इसके तहत कोर्ट तय करता है कि अगर किसी मामले में न्याय नहीं हो पा रहा है तो उसका हस्तक्षेप बहुत जरूरी है ताकि पूर्ण न्याय मिल सके। क्या बंगाल में हो रहे राजनीतिक विवाद संवैधानिक सवालों के दायरे में आते हैं कि कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश जारी करना पड़े? 27 लाख वोटर के साथ न्याय अब भी नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं इन सभी को वोट देने की अनुमति दी जा रही है? यह इम्तहान सुप्रीम कोर्ट का भी है। 15 मार्च से बंगाल में आचार संहिता लागू है। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं की कमान चुनाव आयोग के हाथ में है। फिर क्यों कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है? अप्रैल महीने में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए इन न्यायिक अधिकारियों को मालदा में प्रदर्शनकारियों ने कमरे में बंद कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 142 के तहत आदेश जारी करते हुए आयोग से कहा एनआईए को भेजकर इस मामले की जांच की जाए। एडजुडिकेशन को चुनाव घोषणा होने के बाद भी चलने दिया गया। इसके कारण यह हुआ कि 7 अप्रैल को लिस्ट पब्लिश होने के बाद 27 लाख लोगों के पास अपील का कोई समय नहीं। अपील कर सकते हैं, तब भी सुनवाई होगी या नहीं पता नहीं। प्रक्रिया के अलावा जिस तरह से नाम कटे हैं, क्या यह पढ़ने में अच्छा लग रहा है? आपको बताने में अच्छा लग रहा है? सुनने में लग रहा है कि मुस्लिम आबादी वाले जिलों में नाम ज्यादा कटे हैं। कुछ इलाकों में डिलीशन ज्यादा क्यों है? क्विंट में एसआईआर मामले में लगातार रिपोर्टिंग करने वाली हिमांशी दहिया ने लिखा है कि मुस्लिम और अनुसूचित जाति बहुल सीटों पर डिलीशन ज्यादा है और ज्यादातर ऐसी सीटों पर है जहां किसी एक पार्टी का दबदबा है। तृणमूल कांग्रेस के दबदबे वाली सीटों पर वोट ज्यादा कटे हैं, जैसे मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व बर्धमान, कूच बिहार और नदिया जैसे जिलों में डिलीशन हुआ है। यहां बीजेपी का प्रभाव माना जाता है, मगर ऐसे इलाके बहुत कम हैं। इसके अलावा एक पैटर्न और दिखाई दे रहा है। साउथ 24 परगना, हुगली और कूच बिहार जैसे जिलों में जहां अनुसूचित जाति की आबादी 25 से 30% है, वहां भी काफी बड़ी संख्या में डिलीशन हुआ है। पुरुलिया और झारग्राम जैसे जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है, मगर यहां डिलीशन कम हुआ है। यानी डिलीशन का भार उन जिलों में भी ज्यादा देखा जा रहा है जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है। इसी तरह मटुआ समुदाय में भी इस बात को लेकर घबराहट है कि मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जा रहे हैं। मीडिया में मटुआ समुदाय के लोगों के इंटरव्यू छपे हैं। उनका कहना है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब हमारा ही वोट कट रहा है। नदिया और नॉर्थ 24 परगना जैसे जिलों में खास तौर पर ऐसा देखा जा रहा है जहां मटुआ समुदाय का प्रभाव है। घुसपैठिया आप किसी को नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव आयोग ने नहीं बताया है कितने घुसपैठिए मिले हैं। कई लोगों ने लिखा है हमारे पहले वीडियो के कमेंट में कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम है मगर उनका नहीं है, मां का है, पिता का है, मगर बेटे का नहीं। ऐसे केस का आप क्या करेंगे? हिमांशी ने एक सवाल उठाया है कि एक इलाके में बहुत ज्यादा डिलीशन है और एक इलाके में बहुत कम। इससे संदेह होता है कि एडजुडिकेशन की प्रक्रिया समान रूप से लागू नहीं हुई होगी। बंगाल में 5 जिलों में कुल डिलीशन का 53% है। मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 4,55,000 वोटर के नाम कटे। नॉर्थ 24 परगना में 3,25,000, मालदा में 2,39,000 वोटर के नाम कटे। साउथ 24 परगना में 2,22,000 और पूर्व बर्धमान में 2,09,000 वोट कटे हैं। योगेंद्र यादव का कहना है कि एसआईआर से पहले बंगाल में वोटर की संख्या करीब 7,66,00,000 थी और आबादी भी इतनी ही थी, तो कहीं से भी नहीं लगता वहां पर आबादी से ज्यादा वोटर अधिक हो गए थे। हम 27 लाख वोटर कह रहे हैं,
लेकिन बंगाल में चुनाव में जो वोटर हैं उसका 5% होता है, कम बड़ी संख्या नहीं है। 2021 में टीएमसी ने 36 सीटों पर 5% वोटों से जीत हासिल की थी, यानी बहुत कम अंतर से। एसआईआर के कारण इस बार तृणमूल के नतीजों पर यहां उल्टा असर पड़ सकता है। योगेंद्र कहते हैं कोर्ट के इस एक फैसले से चुनाव का नतीजा पलट सकता है। तो क्या यह सब तृणमूल को हराने के लिए किया गया है? हर राजनीतिक विश्लेषण में इसी बात की तरफ इशारा है। For many years we were allowed to do press conferences outside the EC gate. Now we've been down 1,000 meters down. All your media people are also not allowed there. Is that the election commission or is it some anyway? तो चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं है। 1 किलोमीटर दूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जाता है, डेरेक ओब्रायन ने कहा। आज तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मिलने गए। बाहर आकर उन्होंने यही कहा कि ज्ञानेश कुमार ने उन्हें गेट लॉस्ट कह दिया। पहले भी विपक्ष के सांसदों ने इस तरह की मुलाकातों के बाद ऐसे आरोप लगाए थे। अब तो यही लगता है कि ज्ञानेश कुमार के साथ हर मीटिंग का सीधा प्रसारण होना चाहिए। इसकी पुष्टि कैसे की जाए कि ज्ञानेश कुमार ने झुंझलाकर या गुस्से में आकर गेट लॉस्ट कह दिया या गेट लॉस्ट नहीं कहा, या उससे पहले सांसदों ने कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे वे चिढ़ गए? अगर चिढ़ भी गए तो क्या चुनाव आयोग सांसदों को इस तरह से गेट लॉस्ट कह सकते हैं? I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो निकल जाए। हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে। তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের। যাই হোক, तृणमूल कांग्रेस कई महीनों से बोल रही है आयोग की बैठक में उनसे ठीक से बात नहीं किया जाता, पार्टी और मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता। यह सब आरोप पब्लिक में है। आज चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया। भारत का निर्वाचन आयोग अगर ऐसी भाषा में ट्वीट करे जो किसी राजनीतिक दल की तरफ से किया गया लगे या किसी राजनीतिक दल को टारगेट करता लगे तो यह अच्छा नहीं है। चुनाव आयोग के भीतर जिस किसी ने यह ट्वीट लिखा है उसे पद्मश्री एनीवे मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा बता रही है कि इस संवैधानिक संस्था के भीतर की सोच कितनी बदल गई है। यही वह ट्वीट है जिसकी बात कर रहा हूं। इसमें तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर है। लिखा है चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टुक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। क्या चुनाव आयोग को एक पार्टी का नाम लेकर ऐसा लिखना चाहिए था? आयोग के इस ट्वीट से भ्रम हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद बैठक के लिए गए। उसके बाद आयोग ने अपनी तरफ से जानकारी दी कि क्या कहा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने कहा कि वे भी आज की बैठक में शामिल थे और उस बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को 2 टुक क्यों लिखा फिर? क्या इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और दूसरे नेता आयोग को बीजेपी का एजेंट कहते हैं? तो इस बात का जवाब साफ साफ देना चाहिए। कोई भी संस्था जो निष्पक्ष होने का दिखावा भी करना चाहेगी वह भी इस तरह से लिखने से बचेगी, किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं लिखेगी। आयोग राज्य की जनता को लिख सकता है कि चुनाव इस बार हिंसा और भय रहित होगा। इस पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि चुनाव आयोग अल्टीमेटम दे रहा है और उसका अल्टीमेटम ट्रंप के अल्टीमेटम जैसा हो गया है। Mr. Kumar, you want some straight talking? We specialize in straight talking. I'm here to give you some straight talking. Mr. Kumar,
You sit at the head of a constitutional body, the Election Commission, which is paid for by taxpayer money. It is not your business to issue open threats in the vilest language possible, the language of a street bully, to the second largest opposition party in India. It is not your job to disenfranchise crores of valid voters who make up the largest democracy in the world. You have done this at the behest of your masters, the BJP, and you believe that you are untouchable. But let me give you some straight talking, Mr. Kumar. We too want special polls this time. We want polls that are free from Delhi's control. We want polls where every valid voter in India is allowed to exercise their franchise for whosoever they wish. We wish for polls where you, the Election Commission, do not use your machinery and the resources, which are actually taxpayer resources, in your hands to misuse the CAPF and misuse all the forces by your specially appointed IPS officers. We wish that you and your CEO in West Bengal do not roam around Bengal with nominees of the BJP and elected representatives of the BJP. अगर किसी चुनाव में भय और हिंसा का इस्तेमाल हुआ तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि ना हो? क्या आयोग ने कभी इसकी जवाबदेही ली? आयोग का ट्वीट यह भी कह रहा है कि इससे पहले आयोग बंगाल में भय मुक्त, हिंसा मुक्त चुनाव कराने में नाकाम रहा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो चुके हैं उन्हें सामने आकर सफाई देनी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनावों के समय राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्हें सफाई देनी चाहिए। उनकी शायरी यह देश कब से मिस कर रहा है, खासकर मैं। 2021 के विधानसभा चुनावों के समय सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हर चुनाव में उम्मीदवार की लगातार वीडियोग्राफी होती है, बूथ पर वीडियोग्राफी होती है। आयोग को अगर यही करना था तो सबूत पेश कर देना था। उसके पास रिकॉर्ड होंगे ही। बताना चाहिए कि उसके कैमरों ने बंगाल के चुनाव को किस तरह देखा है। If you can prove, you said this to us at the meeting, you prove it, I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting, that we are not authorized to come by secretary, everything was authorized. The only thing you said after we spoke is get out, I want to speak. This is a total Manish Kumar, তুমি কার সাথে খেলা খেলছো জানো না, এটা মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, তৃণমূল कांग्रेस। दिक्कत यह है कि अगर आयोग बंगाल का वीडियो निकालेगा तब फिर हरियाणा और महाराष्ट्र का वीडियो मांगा जाएगा, जहां मतदान के बाद धांधली के आरोप लगे। विपक्ष आज तक महाराष्ट्र के वीडियो मांग रहा है कि दिखा तो दीजिए कि मतदान के बाद वोटर की संख्या कैसे इतनी बढ़ गई। जब आयोग पर आरोप लगता है तब वह सबूत नहीं देता, और आयोग जब आरोप लगाता है तब भी सबूत नहीं देता। आयोग को इस तरह से जनरल ट्वीट नहीं करना चाहिए। अगर कोई सबूत है तो सामने रख देना चाहिए कि कैसे बूथ तक जाने का रास्ता रोका जाता है। धमकी और प्रलोभन का इस्तेमाल बंगाल में होता है। चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में हजारों अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 8 चरणों में मतदान हुए। इस बार 2 ही चरण में वोटिंग हो रही है। 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान है। इस बार बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2400 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि 2,40,000 से अधिक जवान एक राज्य में तैनात किए गए। इससे अन्य राज्यों में सुरक्षा में किस तरह का असंतुलन आया होगा मैं नहीं बता सकता। आयोग ने कहा है कि 4 मई को नतीजे आने के बाद भी बंगाल में 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बस चुनाव आयोग रहित कर दें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यानी अखिलेश यादव के कहने का एक आशय यह भी निकल सकता है कि धमकी, हिंसा और भय का सोर्स अब चुनाव आयोग ही बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, अब ये कहने की भी जरूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके
इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। इलेक्शन कमीशन रहित होगा तो न्याय मिलेगा, चुनाव निष्पक्ष होगा। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वोट बनवाना, लेकिन इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे वोट कटवा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के ट्वीट पर जवाब दिया, लिखा कि हम भी चुनाव आयोग को दो टूक कहना चाहते हैं। इस बार चुनाव दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, चुन चुन कर टारगेट करने से मुक्त होना चाहिए और दोहरेपन से मुक्त होना चाहिए। चुनाव आयोग से जुड़ी खबरों को जुटाना चुनाव में जनता के मुद्दों से ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। आयोग पर उठते सवालों के जवाब आते नहीं, या आते हैं तो आते आते रास्ते में खो जाते हैं। आप सभी वोटर हैं, क्या आपको सही में अच्छा लग रहा है कि 27 लाख वोटर के नाम कट गए हैं? मुझे नहीं लगता कि आप इस बात से खुश होंगे। फिर भी देश को पता क्यों नहीं चल रहा कि जनता इस सवाल को लेकर क्या सोच रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।